मातरम प्रस्तुत करेंगी। कृपया सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े रहें। कृपया सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करिए। विश्वविद्यालय की छात्राएं कुल गीत प्रस्तुत करेंगी। Thank you.
माननीय कुलाधिपति से मेरा अनुरोध है कि वे कृपया उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के सप्तदश दीक्षांत समारोह का शुभारंभ करने की घोषणा करने की कृपा करें। मैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के सप्तदश दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करती हूँ। माननीय कुलाधिपति महोदय जी की अनुमति से मैं स्वागत भाषण तथा विश्वविद्यालय का गत वर्ष का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के सप्तदश दीक्षांत समारोह के अवसर पर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी की तपस्थली विश्वविद्यालय के अटल प्रेक्षागृह में मंचासीन समस्त सम्मानित अतिथियों एवं पधारे हुए सभी विद्वत समुदाय एवं शिक्षार्थी वृंद का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। विश्वविद्यालय के रजत जयंती वर्ष में आयोजित इस 70वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर मैं विशेष रूप से माननीय श्री राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्रद्धेय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का विश्वविद्यालय आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आपकी अध्यक्षता में ये आयोजन होने जा रहा है। आपके आगमन से समस्त विश्वविद्यालय परिवार प्रफुल्लित एवं गौरवान्वित है। आपके उत्कृष्ट नेतृत्व एवं मार्गदर्शन से ये विश्वविद्यालय ही नहीं अपितु प्रदेश की उच्च शिक्षा निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं ओजस्वी दीक्षांत भाषण से निश्चय ही विश्वविद्यालय के शिक्षार्थी लाभान्वित होंगे तथा उनका भावी जीवन आपके दीक्षोपदेश से प्रकाशित होगा। आप जैसी महान विभूति को इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर अपने मध्य पाकर हम धन्य हैं तथा आपके प्रति आभारी हैं। दीक्षांत समारोह के इस सारस्वत पल पर राज्य परिषद एवं विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, अन्य विश्वविद्यालय से पधारे सम्मानित कुलपतियों, सम्मानित जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा पत्रकार बंधुओं का भी मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इस आयोजन में स्वर्ण पदक तथा उपाधि प्राप्त करने वाले सभी शिक्षार्थियों तथा उनके अभिभावकों, उपस्थित समस्त गुरुजनों, कुल सचिव तथा विश्वविद्यालय परिवार के प्रत्येक सदस्य का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। महोदय, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के दूसरे सबसे बड़े प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय होने के कारण हमारा विश्वविद्यालय एक बड़े वर्ग एवं बड़े क्षेत्र तक उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने में निरंतर सक्रिय है। संपूर्ण प्रदेश के कोने कोने में स्थापित 1320 अध्ययन केंद्रों तथा 12 क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से हमारा विश्वविद्यालय समसामयिक, गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगारपरक उच्च स्तरीय 134 शैक्षणिक कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित कर रहा है। सुदूर क्षेत्रों तक उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सत्र 2021-22 में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 75 नवीन अध्ययन केंद्रों की स्थापना की गई है। माननीय कुलाधिपति महोदय, मुझे ये अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि आपके मार्गदर्शन एवं आपकी कृपा दृष्टि के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका है। महोदय, विश्वविद्यालय की जून 2022 की सत्रांत परीक्षाएं 2 अगस्त 2022 से प्रारंभ होकर 14 सितंबर 2022 तक संपन्न हुई, जिस हेतु प्रदेश भर में 139 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए थे, जिसमें 57,294 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जबकि दिसंबर 2021 की सत्रांत परीक्षाएं 15 मार्च 2022 से प्रारंभ होकर 25 अप्रैल 2022 तक संपन्न हुई, जिस हेतु प्रदेश भर में 137 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए थे और इसमें 50,687 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे। मैं अवगत कराना चाहूँगी कि सत्र 2021 में प्री पीएचडी कोर्स वर्क हेतु प्रवेशित तथा उत्तीर्ण 20 से अधिक शोधार्थियों का पीएचडी कार्यक्रम में पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जबकि सत्र 2022 में
जिसके अंतर्गत परंपरागत खेल प्रतियोगिता, काव्य लेखन, निबंध लेखन, चित्रकला, देशभक्ति गीत, लोक नृत्य तथा भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन संपन्न कराया गया। 16 दिसंबर 2022 को इसी अटल प्रेक्षागृह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर गुरु कौशल्यानंद गिरी टीना माँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षार्थियों द्वारा राष्ट्रगीत, लोक नृत्य एवं योग आदि का प्रस्तुतीकरण किया गया। दीक्षोत्सव के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं तथा उत्कृष्ट शिक्षकों को आज आपके कमलों द्वारा पुरस्कृत होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। समावेशन की ओर बढ़ते हुए दृष्टिबाधित तथा भारत स्काउट एवं गाइड के बच्चों की प्रतिभागिता को दीक्षांत समारोह में सुनिश्चित किया गया है, जिन्हें आपके द्वारा उपहार प्राप्त होगा। विश्वविद्यालय के बहुआयामी विकास एवं समाज के उपेक्षित वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तथा सामाजिक सरोकार से संबंधित कार्यों के प्रति विश्वविद्यालय सदैव तत्पर रहता है तथा अपने दायित्वों को पूर्ण करता है। सामाजिक कार्यक्रमों एवं विश्वविद्यालय के चतुर्दिक विकास के लिए विश्वविद्यालय तथा अनेक प्रतिष्ठित सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ MOU भी हस्ताक्षर हुए। विश्वविद्यालय अपनी शैक्षिक उपलब्धियों के साथ ही अपनी संरचना के विकास की ओर तीव्रता से गतिमान है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता एवं गर्व का अनुभव हो रहा है कि इस वर्ष हमारे विश्वविद्यालय के विद्वान एवं कर्मठ शिक्षकों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 7 प्रोजेक्ट की संस्तुति हुई है। माननीय कुलाधिपति जी की कृपा दृष्टि, प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। इसके लिए विश्वविद्यालय आपके प्रति कृतज्ञ है तथा हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके आगमन से विश्वविद्यालय की मार्ग प्रतिष्ठा में हुई वृद्धि के लिए मैं एक बार पुनः आपका अभिनंदन करती हूँ तथा हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इस 17वें दीक्षा समारोह के रूढ़ी स्वरूप समस्त उपाधि प्राप्तकर्ता तथा पदक प्राप्तकर्ता शिक्षार्थियों के सुखद, गरिमामय एवं उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। कार्य परिषद तथा विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यों, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों, यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों तथा समस्त विश्वविद्यालय परिवार का उनके सक्रिय सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिनके सहयोग से ये आयोजन मूल रूप ले सका। एक बार पुनः आप सभी का कोटि-कोटि अभिनंदन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उपाधि एवं डिप्लोमा प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों को अनुशासनादेश प्रदान करेंगी। सभी उपाधि प्राप्तकर्ता अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे तथा प्रत्येक खंड के अंत में हम प्रतिज्ञा करते हैं कहकर प्रत्युत्तर देंगे। मेरा ये उद्देश्य है, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद न करो, अपने आचार्य की सेवा में अभीष्ट धन अर्पित करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हुए सनातन परंपरा को उच्छिन्न न करो। सत्य में प्रमाद न करो, धर्म में प्रमाद न करो, कुशल व्यय में प्रमाद न करो, ऐश्वर्य काल में प्रमाद न करो, स्वाध्याय एवं प्रवचन में प्रमाद न करो, कार्य में प्रमाद न करो, माता को देवता समझो, पिता को देवता समझो, आचार्य को देवता समझो, अतिथि को देवता समझो, जो निर्दोष कर्म हो उन्हें करो, दूसरे कर्मों को नहीं। हमारे जो शुभ आचरण है तुम्हें उन्हीं पर उपासना करनी चाहिए, दूसरे कर्मों पर नहीं। जो हमारे श्रेष्ठ विद्वान हो उन्हें आसन देकर आश्वस्त करना चाहिए, श्रद्धा से दान देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए, ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए, लज्जा पूर्वक देना चाहिए, भय मानते हुए देना चाहिए, मैत्री भाव से देना चाहिए। यदि तुम्हें कर्म या आचरण के विषय में संदेह हो तो समाज में जो विचारवान, कर्मठ, संवेदनशील, धर्मनिष्ठ तथा विद्वान हो वे उस विषय में जो व्यवस्था करें वैसा ही तुम भी करो। इसी प्रकार जिन पर मिथ्या आरोप लगाए गए हो उनके विषय में भी समाज में जो विचारवान, कर्मठ, संवेदनशील, धर्मनिष्ठ तथा अधिकारी विद्वान हो वे जैसा उनके साथ व्यवहार करें वैसा ही तुम भी करो।
आदेश है, ये उपदेश है, ये वेद का रहस्य है, ये अनुशासन है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए, ऐसी ही उपासना करनी चाहिए। आपका मन मंगलमय। महोदया, मैं आपके समक्ष मास्टर ऑफ साइंस के 402, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के 248, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म के 105, मास्टर ऑफ आर्ट्स के 7422, मास्टर ऑफ कॉमर्स के 369, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के 5 तथा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के 155 विद्यार्थियों को उपाधि के लिए प्रस्तुत करता हूं, जिनकी परीक्षा ले ली गई है एवं संबंधित उपाधि के लिए उपयुक्त पाया गया है। मैं इनको स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान करने हेतु अनुरोध करता हूं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित प्राधिकार के बल पर मैं आपको स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान करती हूँ और आपको जीवन भर इस उपाधि के योग्य सिद्ध होने की प्रेरणा देती हूँ। कुलपति से अनुरोध है कि वे स्नातकोत्तर डिप्लोमा हेतु अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करें। स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक सभी अभ्यर्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महोदया, मैं आपके समक्ष पत्रकारिता एवं जनसंचार में 217, वित्तीय प्रबंधन में 18, अनुवाद में 66, व्यावसायिक निर्देशन व कैरियर परामर्श में 112, शैक्षिक प्रशासन में 25, कंप्यूटर अनुप्रयोग में 42, मानव संसाधन विकास में 14, ग्रामीण पत्रकारिता में 20, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 5, मार्केटिंग मैनेजमेंट में 11, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन एवं फिल्म प्रोडक्शन में 4, डायटेटिक्स एंड थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन में 21, ग्रीन सोशल वर्क में 14, हॉस्पिटल एंड पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में 32, क्लिनिकल साइकोलॉजी में 10, संग्रहालय विज्ञान में 8, आध्यात्मिक पर्यटन में 5, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में 4, हिंदी में रचनात्मक लेखन में 3, वस्तु एवं सेवा कर में 1, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण गुणवत्ता प्रबंधन में 2, उत्पादन प्रबंधन में 6, रिमोट सेंसिंग में 5, प्रयोजन मूलक हिंदी में 2, अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग में एवं ई बिजनेस में 5 तथा योग में 1609 अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर डिप्लोमा हेतु प्रस्तुत करता हूं, जिनकी परीक्षा ले ली गई है एवं संबंधित स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए उपयुक्त पाया गया है। मैं इनको स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आपसे अनुरोध करता हूं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन प्राधिकार के बल पर मैं आपको स्नातकोत्तर डिप्लोमा की उपाधि प्रदान करती हूँ और आपको जीवन भर इस स्नातकोत्तर डिप्लोमा के योग्य सिद्ध होने की प्रेरणा देती हूँ। आदरणीय, मैं आपके समक्ष बैचलर ऑफ आर्ट्स के 2929, बैचलर ऑफ कॉमर्स के 224, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के 9, बैचलर ऑफ एजुकेशन के 576, बैचलर इन टूरिज्म में 20, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 637, बैचलर ऑफ एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन में 357, बैचलर ऑफ साइंस में 672 एवं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में 87 अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूं, जिनकी परीक्षा ले ली गई है एवं जिन्हें संबंधित उपाधि के लिए उपयुक्त पाया गया है। मैं इनको स्नातक की उपाधियां प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं, अनुरोध करता हूं आपसे। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित प्राधिकार के बल पर मैं आपको स्नातक की उपाधि प्रदान करती हूँ और आपके जीवन भर इस उपाधि के योग्य सिद्ध होने की प्रेरणा देती हूँ कि कुलाधिपति स्वर्ण पदक, विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक प्रदान करने की कृपा करें। कुलसचिव जी से अनुरोध है कि पदक हेतु अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करें। महोदया, विज्ञान विद्या शाखा में सर्वश्रेष्ठ स्नातकोत्तर विद्यार्थी हेतु अमृता गुप्ता को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। महोदया, शिक्षा विद्या शाखा में सर्वश्रेष्ठ स्नातकोत्तर
विद्यार्थी हेतु जितेंद्र कुमार यादव को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। महोदया, प्रबंधन अध्ययन विद्या शाखा में सर्वश्रेष्ठ स्नातकोत्तर विद्यार्थी हेतु रजत कुमार राय को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता है। महोदया, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा में सर्वश्रेष्ठ स्नातकोत्तर विद्यार्थी हेतु नेहा राठौर को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। आदरणीय मानविकी विद्या शाखा में सर्वश्रेष्ठ स्नातक विद्यार्थी हेतु हरिकेश चौहान को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। महोदया, समाज विज्ञान विद्या शाखा में सर्वश्रेष्ठ स्नातक विद्यार्थी हेतु संदीप कुमार वर्ग को स्वर्गीय अनिल मीना चक्रवर्ती स्मृति स्वर्ण पदक एवं विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। आदरणीय विज्ञान विद्या शाखा में सर्वश्रेष्ठ स्नातक विद्यार्थी हेतु विकास कुमार चौरसिया को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। महोदया, बीएड हेतु बाबू ओम प्रकाश गुप्त स्मृति स्वर्ण पदक शिक्षा विद्या शाखा में स्वर्गीय प्रोफेसर सुशील प्रकाश गुप्ता स्मृति स्वर्ण पदक एवं शिक्षा विद्या शाखा में सर्वश्रेष्ठ स्नातक विद्यार्थी हेतु अंजलि सिंह को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। महोदया, प्रबंधन अध्ययन विद्या शाखा में सर्वश्रेष्ठ स्नातक विद्यार्थी हेतु शुभम श्रीवास्तव को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। महोदया, कंप्यूटर तथा सूचना विज्ञान विद्या शाखा में सर्वश्रेष्ठ स्नातक विद्यार्थी हेतु शालिनी मिश्रा को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। महोदया, प्रबंधन अध्ययन में सर्वश्रेष्ठ महिला स्नातकोत्तर विद्यार्थी हेतु स्मिता दीक्षित को श्री कैलाश पटनेवटिया स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। महोदया, पर्यावरण एवं गांधी शांति अध्ययन संबंधी योग्यता के लिए सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हेतु सुधांशु गुप्ता को प्रोफेसर एमपी दुबे पर्यावरण एवं गांधी अध्ययन उत्कृष्टता स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। भव्या सिंह को प्रोफेसर एमपी दुबे दिव्यांग मेधा स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। महोदया, परास्नातक हिंदी में उत्तीर्ण सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हेतु रुचि यादव को महान राष्ट्रीय कवि पंडित सोहनलाल द्विवेदी स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। आदरणीय स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा में स्नातकोत्तर गृह विज्ञान में उत्तीर्ण सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हेतु अंजलि राय को श्रीमती श्रीपति द्विवेदी स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। महोदया, स्वर्गीय अनिल मीना चक्रवर्ती स्मृति स्वर्ण पदक, संतोष कुमार दीक्षित स्मृति स्वर्ण पदक एवं परास्नातक समाज विज्ञान विद्या शाखा विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक एवं विश्वविद्यालय की समस्त विद्या शाखाओं में उत्तीर्ण
स्नातक एवं स्नातकोत्तर में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हेतु प्रतिज्ञा मिश्रा को कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। दीक्षोत्सव में पुरस्कृत होने वाले विद्यार्थी क्रम में आ जाए। दीक्षोत्सव कार्यक्रम के विजेतागण महामहिम की कृपा से पुरस्कृत करवाने हेतु अनुरोध करने की कृपा करें। माननीय कुलाधिपति महोदय जी से दीक्षोत्सव के विजेताओं को पुरस्कृत करने का अनुरोध करते हैं। खेल अंतर्गत बैडमिंटन में प्रथम स्थान प्राप्त करता आदित्य कुमार बैडमिंटन में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आशीष शर्मा लखनऊ क्षेत्रीय केंद्र के शिक्षार्थी है। ये चित्रकला में प्रांजलि यादव देशभक्ति गीत में प्रमोद कुमार द्विवेदी बीएड विशिष्ट शिक्षा के शिक्षार्थी हैं इस राज्य विज्ञान केंद्र के। और लोक नृत्य में आंचल अग्रवाल महोदय आंचल अग्रवाल विश्वविद्यालय की पीएचडी कोर्स वर्ग की छात्रा हैं। बहुत बहुत आभार महादेव जी। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि माननीय कुलाधिपति भेंट करने हेतु अनुरोध करने की कृपा करें। माननीय कुलाधिपति महोदय जी से दृष्टिबाधित एवं भारत स्काउट एंड गाइड के बच्चों को उपहार भेंट करने हेतु अनुरोध करती हूँ।
भारत स्काउट एंड गाइड के बच्चे आगे हैं। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट शिक्षकों को पुरस्कृत किए जाने की अनुरोध करती हूँ। बैठो बैठो, सामने देखे बच्चे, बैठो बच्चे सभी सामने देखे। जो स्वास्थ्य विज्ञान के आचार्य हैं एवं विश्वविद्यालय की स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा के निदेशक भी हैं प्रोफेसर विद्याशंकर शुक्ल। प्रोफेसर ओमवीर गुप्ता जी, प्रोफेसर ओमवीर गुप्ता जी आचार्य हैं प्रबंधन अध्ययन विद्या शाखा में एवं निदेशक प्रबंधन अध्ययन विद्या शाखा भी है। ज्योग्राफी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक सिंह, जो मुख्यालय क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज के क्षेत्रीय समन्वयक भी हैं। बहुत बहुत आभार होगी।
कुलाधिपति महोदय जी से दीक्षांत भाषण एवं अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूँ। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सीमासी जी, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सभी सदस्यगण, सभी अध्यापकगण, आमंत्रित सभी अतिथिगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और सज्जनों, प्राचीन काल से ऋषियों की तपस्थली एवं विद्या, ज्ञान और कला के लिए प्रसिद्ध नगरी प्रयागराज में अवस्थित उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के इस 17वें दीक्षांत समारोह में आकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। ज्ञान के इस पर्व दीक्षांत के अवसर पर मैं पदक प्राप्तकर्ताओं एवं अन्य उपाधि प्राप्तकर्ताओं को उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए बधाई देती हूँ। मित्रों, ये मुक्त विश्वविद्यालय है और 17 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है और इसी वजह से मैं कभी कभी कहती हूँ, सब मान लीजिए सबको ही गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4 मार्क्स का ही डिफरेंट रहता है, इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। और इसी वजह से जिसको गोल्ड मेडल मिला है, जिसको नहीं मिला है, ये सबको हमारी सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जब आप समाज में जाओगे और अच्छी तरह से काम करोगे और समाज की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करोगे, जहाँ भी जाओ वहाँ अपना गौरव बढ़े, अपने परिवार का गौरव बढ़े और फिर भारत का गौरव बढ़े, वो ही गोल्ड मेडल है मित्रों हमारे लिए। हम ऐसा कोई काम न करें कि जिसकी वजह से स्वयं दुखी हो या आपका परिवार दुखी हो, नाराज हो, या इसकी वजह से भारत का गौरव कम हो जाए मित्रों। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है मित्रों। मैंने देखा कि एक हमारी महिला को 3 गोल्ड मेडल मिला है, 3। मैंने पूछा कि मैके में रहकर पढ़ा कि ससुराल में रहकर पढ़ा, तो उसने कहा कि नहीं, ससुराल में रहकर पढ़ती हूँ। तो यदि वो ससुराल में रहकर पढ़ती हूँ तो मैं उसकी सास को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट ईयर में आए और अच्छा लड़का मिल गया, अच्छा घर मिल गया, तो पहले विवाह कर लो बेटी और बाद में परीक्षा देना। और बेटी भी संस्कारी होती है तो मान लेती है कि चलो माता जी आप बोलते हो तो मैं ऐसा ही करूँगी। और बाद में वो ससुराल आ जाती है और ससुराल में ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि जो पढ़ नहीं पाती है। इतनी होनहार बेटियों को पढ़ाई छोड़ना पड़ता है और भविष्य में कुछ ऐसी घटनाएं होती है कि जिसकी वजह से उसको बाद में पढ़ाई शुरू करनी पड़ती है। और इसी वजह से मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है कि ससुराल में जाकर सास ससुर की मदद से, पति की मदद से वो आज परीक्षा दिया और 3 गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो ये स्वाभाविक है कि घर का काम भी किया होगा, पढ़ने का काम भी किया होगा, आपको तो वो नहीं करना पड़ा होगा शायद। तो ध्यान हम जब पढ़ाई में रखते हैं और साथ साथ में समय समय का पूरा आयोजन करके जब पढ़ते हैं, तब अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है।
ये ऐसी कई महिलाओं ने, सबको मैंने नहीं पूछा है, लेकिन जो मैरिड है, घर में पूरी जिम्मेदारी के साथ रहते हैं, पुरुष हो या स्त्री हो, जब मैनेजमेंट होता है तब जाकर वो पढ़ते हैं। मैंने एमएससी किया, एमएड किया, तब मुझे 2 बच्चे थे और गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। और साथ में मैं सर्विस भी करती थी। एक बड़ी स्कूल में, बच्चियों की स्कूल थी और 12वीं कक्षा की स्कूल थी, वहाँ मैथ्स और साइंस पढ़ाती भी थी। कॉलेज में भी जाती थी, बच्चों को संभालना, सास ससुर को संभालना, सबको संभालना और साथ साथ में पढ़ना, ये ताकत महिलाओं में ज़्यादा होती है। पुरुष को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सही है कि गलत है? सही है। फिर भी प्रॉब्लम है, 60% लड़कियां गोल्ड मेडल लेकर चली गई और आप 40% में रह गए। अब पता नहीं आपको कौन सा बड़ा बिजनेस है कि जिसकी वजह से पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है। एक माँ वैसे तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो बैठी थी, उसके पास एक उनका बेटा बैठा था। तो माँ ने बेटे को पूछा, बेटा तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? माँ पूछती है कि गर्लफ्रेंड है? तो उसे पहले तो मना कर दिया कि नहीं है, नहीं है। फिर माँ ने कहा नहीं है तो बना लो गर्लफ्रेंड। तो उसने कहा कि ना माँ, है मेरे पास गर्लफ्रेंड है। तो उसने एक लात मारी और कहा इसी वजह से 2 बार फेल हो गया। ऐसा तो नहीं है। स्वतंत्र संग्राम के अमर सेनानी, हिंदी के प्रबल समर्थक, महान शिक्षाविद राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के आशीर्वाद से अभिसिंचित इस विश्वविद्यालय ने दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा प्रणाली द्वारा उत्तर प्रदेश के अधिसंख्यक जन समुदाय में उच्च शिक्षा, ज्ञान तथा तकनीकी के प्रचार में अभूतपूर्व योगदान करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मित्रों, देखिए समाज में कई ऐसे शिक्षाविद है, ज्ञानविद है कि जो आने वाले समाज की भी चिंता करते हैं। आने वाले समाज में, क्योंकि जो बीच में से पढ़ाई छोड़ देते हैं, कई सर्विस में ज्वाइन हो जाते हैं और सर्विस में भी उसको कभी कोई नया सीखना है या तो कुछ आगे करना है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ सुविधा होनी चाहिए जो अपने घर पर बैठकर तैयारी करे और यूनिवर्सिटी में जाकर अपने एग्जाम ले और उसको ये बड़ा फायदा हो जाए। मित्रों, और इसी वजह से पूरे भारत भर में मुक्त विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई और ये मुक्त विश्वविद्यालय की शुरुआत पुरुषोत्तम टंडन जी ने की। तो हम आज याद करते हैं, उनको याद करना ही चाहिए कि ऐसे हमारे शिक्षाविदों ने जो ऐसा न सोचा होता तो आज आप इतनी सहूलियत से अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो, वो नहीं होती मित्रों। और इसी वजह से हम उसको प्रणाम करते हैं, याद करते हैं। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना को वर्तमान में 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं और यह विश्वविद्यालय इस वर्ष अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इस मंगलमय अवसर के लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई देती हूँ। प्रारंभ से लेकर अब तक की अपनी प्रगति यात्रा में यह विश्वविद्यालय अपनी शैक्षिक और सामाजिक भूमिका के प्रति निरंतर सजग रहा है। दूरस्थ व मुक्त शिक्षा माध्यम से चलने वाला यह विश्वविद्यालय परंपरागत शिक्षा संस्थानों में भी कहीं ज़्यादा अच्छे ढंग से जन सामान्य को शिक्षा के अधिकार की सर्व सुलभता की दिशा में सार्थक प्रयास कर रहा है।
मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष प्रगति के नए सोपानों पर अग्रसर है तथा समाज के वंचित वर्गों, घरेलू महिलाओं, सेवारत व्यक्तियों, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण रोजगार परक तथा मूल्य उन्मुखी उच्च शिक्षा प्रदान करने में सदैव तत्पर है। परंपरागत शिक्षा की अनेक सीमाएं हैं, लेकिन दूरस्थ व मुक्त शिक्षा प्रणाली एक लचीली और लागत प्रभावी शैक्षणिक प्रणाली होने की वजह से शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित रह जाने वाले जन समुदाय को शिक्षा के अवसर प्रदान कर उनके विकास में सहयोग देती है। यह प्रसन्नता की बात है कि विश्वविद्यालय प्रारंभ में जहां किराए के 3 भवनों में अपने विभिन्न प्रकोष्ठों तथा अनुभागों की गतिविधियां संचालित करता था, वही आज इस प्रयागराज नगर में गंगा, सरस्वती तथा यमुना परिसर के नाम से यहाँ के प्रशासनिक, शैक्षिक एवं आवासीय परिसर तथा प्रयागराज क्षेत्रीय केंद्र के अपने भवन निर्मित हो चुके हैं, जो सभी आवश्यक सुविधाओं और संसाधनों में सुसज्जित है। इस विश्वविद्यालय के लखनऊ और बरेली क्षेत्रीय केंद्रों के भी अपने भवन निर्मित हो गए हैं और सुचारू ढंग से वहां गतिविधियों का संचालन हो रहा है। गोरखपुर क्षेत्रीय केंद्र का भवन निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। इस प्रकार यह विश्वविद्यालय आज अधिसंरचनात्मक दृष्टि से काफी सशक्त बन चुका है। ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करना वर्तमान समय की एक बड़ी चुनौती भी है। भारत की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। ऐसे में हम सभी का नैतिक दायित्व है कि हम ग्रामीण महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक करें, जिससे वे समाज में व्याप्त परंपरागत कुरीतियां, अंधविश्वासों के विरुद्ध खड़ी हो सके और आत्मनिर्भर बन सके। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटियों को 5 गांव गोद लेने की बात मैंने कही है और सभी यूनिवर्सिटियों ने 5 गांव गोद लिए हैं, क्योंकि हमारा ये दायित्व बनता है, यूनिवर्सिटी का ये नैतिक फर्ज बनती है कि वो गांव में जाए और शिक्षा का भी प्रचार करे, प्राइमरी स्कूल को भी देखे और 8वीं कक्षा के बच्चे 9वीं में पहुंचे, 10वीं के बच्चे 11वीं पहुंचे और 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद वो कॉलेजों में प्रवेश करेंगे। ये हमें काम करना है, इसी वजह से ये मैंने कहा है और हमारी अलग अलग यूनिवर्सिटियां वो कर रही है। देखिए, आज पूरे भारत में 30% युवा कॉलेज में अभ्यास कर रहे हैं, सिर्फ 30%। ये चिंता का विषय है मित्रों, क्योंकि बीच में ऐसा हुआ कि 5वीं के 4थी कक्षा के बाद हमारी लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती थी, पढ़ती ही नहीं थी। तो ऐसी बेटियां जो 4th तक पढ़ी है लेकिन उम्र ज़्यादा हो गई है, 12-15 साल हो गया, तो स्वाभाविक है कि वो सामान्य स्कूल में नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो हाइट बॉडी की दृष्टि से अलग है और वह छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वहाँ सेट हो ही नहीं सकती है। और इसी वजह से भारत सरकार ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय की शुरुआत की और एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 5वीं कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक वहाँ पढ़ाई होती है और एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय एक ब्लॉक में होती है। तो पूरे भारत में ऐसी कई स्कूल कस्तूरबा गांधी विद्यालय चलती है, जिसमें जो बच्चे बीच में से छूट गई, बड़ी उम्र हो गई, लेकिन वो पढ़ना चाहती है, वो बेटियां वहाँ रहकर, वो आवासीय स्कूल है, वहाँ रहकर वो पढ़ती है और धीरे धीरे करके राज्य सरकार ये 8वीं कक्षा तक की स्कूलों को 10वीं तक ले जाना चाहती है और इसके बाद 12वीं कक्षा तक ले जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारा ये वर्ग पढ़ाई से छूट नहीं जाना चाहिए। और इसी वजह से देखिए कि ये जो 2020 की जो नई शिक्षा नीति हमारी आई, ये नई शिक्षा नीति में ये प्रबंध किया गया है
कि आज जो हमारा युवा वर्ग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सिर्फ 30% है, उसको 50% तक ले जाना है। 50% तक ले जाना है 2030 तक। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि पहली कक्षा में जितने बच्चे दाखिल हुए ये सभी बच्चे 12वीं कक्षा तक पहुंचना ही चाहिए, और 12वीं में जो पहुंचेंगे वो ही आगे कॉलेज में जाएंगे। तो धीरे धीरे करके 30 में से बढ़ते 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 50% तक हमारे युवा कॉलेजों में या तो टेक्निकल विभागों में एडमिशन ले सकेंगे और पढ़ पाएंगे। और इसी वजह से ज़रूरी है कि ऐसे बच्चे हमारे पास आए, देखें और बाद में एक संकल्प भी करें कि हमें भी आगे बढ़ना है। आज देखिए हमारे बीच में एक स्कूल के बच्चे आए। क्यों हम बुलाते हैं बच्चों को? क्योंकि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो अलग अलग है। प्राइमरी स्कूल इधर चलती है, सेकेंडरी वहाँ चलती है, कॉलेज वहाँ चलती है, यूनिवर्सिटी वहाँ चलती है। एक दूसरों के साथ कोई संबंध, कोई संपर्क है ही नहीं। न अध्यापकों का प्राइमरी के साथ संपर्क है, न इंटर कॉलेजों को यूनिवर्सिटी के साथ संपर्क है। क्या चल रहा है शिक्षा जगत में? इससे हम वंचित रहते हैं मित्रों। और इसी वजह से हमारा ये प्रयास है कि कोई प्राइमरी स्कूल के बच्चे ये दीक्षांत समारोह में आए, बैठे, देखे कि कैसे ये गोल्ड मेडल मिलता है, कितने पढ़ना पड़ता है, कितनी यूनिवर्सिटी है, कितने बड़े भवन हैं, कितने इतने सुंदर सुंदर गार्डन है, इतने अध्यापक है, और वहाँ रिसर्च होता है, और वहाँ PhD भी होता है, और वहाँ से पढ़कर जाएंगे तो कहीं सर्विस भी मिलेगी, और कहीं पढ़कर जाएंगे रोजगार भी हम स्वयं शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा एक विचार बच्चों में आता है, और ये भी सोचते हैं कि यदि हमें इसमें आना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, 12वीं कक्षा तक पढ़ना पड़ेगा। एक मन लगाकर वो पढ़ते हैं, आपस में चर्चा भी करते हैं, इसका एक बड़ा फायदा होता है। दूसरा है जो हमारे दिव्यांग बच्चे, दिव्यांग बच्चों को भी ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए आगे पढ़ने के लिए। और इसी वजह से लखनऊ में दिव्यांग बच्चों के लिए पूरी एक यूनिवर्सिटी है, और सरकार ने बनाई है मित्रों। लेकिन जब मैं वहाँ कोई ना कोई कार्यवश जाती हूँ, कोई कार्यक्रम में जाती हूँ और पूछती हूँ कि कितने स्टूडेंट हैं आपके यहाँ ये बच्चे, तो 50% बच्चे दिव्यांग और 50 जनरल सामान्य बच्चों को प्रवेश मिलता है। लेकिन वहाँ 25% या तो 30% बच्चे ही एडमिशन ले पाते हैं कॉलेज में मित्रों। और इतनी अच्छी सुविधा है बच्चों को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, और उसको तैयार भी करते हैं कोई ना कोई क्षेत्र के लिए। लेकिन मजबूरी ये है कि दूर दराज लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारी लखनऊ में ऐसे ऐसे बच्चों के लिए ऐसी यूनिवर्सिटी है। तो मैं तो बार बार जहाँ जाती हूँ वहाँ बोलती रहती हूँ, इधर भी कहती हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स आए उनके टीचर्स भी थे, वो टीचर्स भी उनके जो पेरेंट्स हैं उसके साथ चर्चा करें, और जो 12वीं कक्षा तक बच्चे पहुँचे हैं वो बच्चों को वहाँ कॉलेज में एडमिशन मिले, इसके लिए प्रयास करना चाहिए, और पेरेंट्स के साथ चर्चा करके उसको सहाय करनी चाहिए, तो ही वो बच्चे आगे पढ़ पाएंगे। कोई भी हमारी जिम्मेवारी है मित्रों। और इसी वजह से प्रयागराज में जितनी भी ऐसी स्कूल्स हो, इस सभी स्कूल के प्रिंसिपल, सभी स्कूल के टीचर्स को बुलाकर, यूनिवर्सिटी में बुलाकर उनको प्रचार प्रसार करिए कि आपके बच्चों को वहाँ पहुँचाएंगे मित्रों। दूसरा एक है कि गुणवत्ता परक शिक्षा मिलनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन। संख्या की दृष्टि तो आए हैं, लाखों विद्यार्थी हैं, लेकिन क्वालिटी कहाँ है? क्वालिटी कहाँ है? विनय कहाँ है? संवेदनशीलता बच्चों में कहाँ है? सद्भावना कहाँ? देशभक्ति कहाँ है? मूल्यनिष्ठ शिक्षण की परंपरा है हमारे स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटियों तक होनी चाहिए मित्रों। और वो वहाँ नहीं आती है सिर्फ सिखाने से, या तो हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस में ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं मित्रों। लेकिन 2020 की जो नई शिक्षा नीति का जो प्रारंभ हो रहा है,
इसमें ये बातों का समावेश किया गया है। बातों का समावेश किया गया है। संवेदनशीलता बच्चों में कैसे आएंगे जब तक वो ऐसे काम नहीं करेंगे, बच्चों के बीच में, हमारे बुजुर्गों के बीच में नहीं जाएंगे, उनके साथ नहीं बैठेंगे, हमारी माताओं के साथ बैठकर वो चर्चा नहीं करेंगी कि आपको क्या प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक संवेदनशीलता नहीं आएगी मित्रों। तो ऐसे कार्यक्रम कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, ऐसे अभ्यासक्रम होना चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए कि जिसकी वजह से अभ्यास के साथ साथ भी हमारे स्टूडेंट्स में संवेदनशीलता भी आए, हेल्प करने की भावना भी प्रबल हो और देशभक्ति भी होनी चाहिए कि ये हमारा देश है और हमारे देश के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। पर्यावरण का इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो पर्यावरण को बचाने के लिए हमें कुछ प्रयास करना चाहिए। छोटे छोटे प्रोजेक्ट तैयार करना और पर्यावरण को बचाना, पेड़ पौधों को बचाना, हमारी नदियों को बचाना, पानी को बचाना, ये सब हमारे जीवन के लिए है और हमारे जीवन के साथ संबंधित है मित्रों। और इसी वजह से ये काम यूनिवर्सिटी ने किया। एक मटकी में पानी डाला गया मित्रों। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक है कि पानी की कितनी जरूरत है हमारे यहाँ। आप देखिए नदियाँ सूख रही है लेकिन हमें कोई चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री ने कई नई नई योजनाएं पानी बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे विश्व को आग्रह किया है, पूरे विश्व में विचार करे हैं। सोलर सिस्टम लाइए, ये गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ने का कारण ही वो ही है। और ये जो हम हमारे इलेक्ट्रिक वगैरह वगैरह कम कर देंगे तो ये लाइट हम सोलर से लेंगे तो गर्मी का प्रभाव कम हो जाएगा मित्रों। तो ये सभी चीज़ें हमारे सिलेबस में भी आनी चाहिए और ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने चाहिए जिसकी वजह से स्वयं विद्यार्थी का निर्माण हो, एक आदर्श नागरिक बनकर समाज में जाए और अपने जरिए समाज में कई ऐसे काम करें मित्रों। मैंने देखा है कि आपने एक काम भी शुरू किया है कि जेल में जाकर बच्चों को पढ़ाना। मैं कई डिस्ट्रिक्ट में जेल देखने के लिए गई हूँ मित्रों और वहां मैंने जो दृश्य देखा है, मैंने ऐसा दृश्य देखा है। एक जेल और जेल में जाती हूँ तो पहले से मैं उनके अधिकारियों को पूछती हूँ कि आपके यहाँ कुछ ज़रूरत है। तो एक जेल वासियों ने मुझे कहा था कि हमें कंप्यूटर की एक लैब बनाना है, जेल में बनाना है। तो हम लोगों ने 3 कंप्यूटर दिया राजभवन से और 2 कंप्यूटर वहाँ के डीएम उसने दिया और 5 कंप्यूटर की एक लैब बनी वहाँ। ये उद्घाटन मेरे हाथों से वे लोगों ने कराया। मैंने पूछा ये कंप्यूटर सीखेगा कौन? जरा ध्यान से सुनिए आप लोग। तो 15-18 शायद 18 लड़के ये रूम में लैब में एंटर हुए। ये लैब में एंटर हुए 15 साल से 14 साल से 18-19 साल के बच्चे थे और ये पुलिस अधीक्षक ने मुझे बताया कि वो सीखेंगे। तो एक लड़के को मैंने पूछा, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैंने पूछा कि आप लोग सजा हुई है? तो उनको हाँ मुझे सजा हुई है। मैंने कहा क्या काम किया था सजा हुई? तो उसने कहा कि रैप किया था, रैप किया था। ऐसे बच्चे, छोटी उम्र वाले बच्चों ने जो गुनाह किया उसकी सजा हुई, ये सजा वाले बच्चे युवा जेलों में बैठे हैं। अभी उनकी जेल की सजा पूरी हो जाए, इसके बाद बाहर जाकर क्या करेंगे? तो ये कंप्यूटर सेंटर चलाने की ज़रूरत थी वे लोगों ने, क्योंकि वो कंप्यूटर सीखेगा जब तक रहेगा तब तक और बाद में बाहर जाकर कोई कंप्यूटर का काम करके अपनी आमदनी कमाएगा मित्रों। तो ये जरूरी होता है कि जेल में भी शिक्षा देना, जेल में भी शिक्षा देना। इसी तरह एक दूसरी जेल में भी ऐसे कंप्यूटर दिए गए और वहाँ महिलाएं थी, 18 साल की, 15 साल की, 12 साल की बेटियां थी जेल में। वो बेटियों ने क्या किया था? घर से भाग गई किसी के साथ
और पकड़े गए तो वहाँ जेल में आए। अभी न माँ बाप स्वीकार हैं और न जिसके साथ गए वो स्वीकार करता है, तो दुनिया तो बिगड़ गई। तो ऐसी लड़कियों के लिए भी मेरा ये प्रयास रहता है कि जेल में भी ऐसे छोटे छोटे लड़के लड़कियां हैं, उसका भविष्य को भी उज्जवल बनाना चाहिए। ये गलती हो गई और गलती के लिए तो सजा उसको मिली ही है, लेकिन बाकी का शेष जीवन है वो अच्छी तरह से वो निभाए, इसके लिए प्रयास जेल में रहकर भी करना चाहिए मित्रों। और ये काम शुरू हुआ मित्रों। इसी तरह एक हमारी माता इधर बैठी है जो ट्रांसजेंडर के नाम से जाने जाते हैं, वो तो कुदरत है मित्रों। लेकिन मैं आपको बताऊं मित्रों, गुजरात में मैं सूरत तरफ जा रही थी, तब बीच में पेट्रोल डलवाने के लिए मैंने गाड़ी रोकी वहां, तो वहां 8-10 बच्चे थे। तो मैंने पूछा वे लोगों को, और उसका मालिक भी मुझे मिलने के लिए आया और उसने सबका मेरे साथ परिचय करवाया कि सब लड़के लड़कियां ये ट्रांसजेंडर है और वे लोगों को हम लोगों ने नौकरी में रखा है। नौकरी दी है जो हम उसको धिक्कार करते हैं, घर में रखने नहीं देते, निकाल देते हैं। अरे इसमें इसकी क्या गलती है भाई? वो तो कुदरत ने उसको दिया है और उसको इसी तरह निकाल देना घर में से। फिर मैंने पूछा कि आप सब रहते हो कहाँ? तो वे सब ने बताया और इनके मालिक ने भी बताया कि जितने परिवार थे सबको मैंने इकट्ठा किया था और मैंने उसके साथ ये कहा था परिवार को कि आप उसको घर में रखोगे तो मैं उसको नौकरी भी दूंगा और उसको 15-20 हज़ार रुपया पगार भी दूंगा हर महीने। तो सबने अपने घर में रख लिए, सबको, लड़की लड़के सब अपने घर में रहते हैं और वहाँ सर्विस करते हैं। तो ये जो ऐसी जो स्थिति में हमारे भाई बहन कहीं ना कहीं रहते हैं मित्रों, और हम अलग दृष्टि से उसके सामने देखते हैं, अलग दृष्टि से देखते हैं। ये भी समाज में भी उसका स्थान होना चाहिए, परिवार में उसको भी स्थान होना चाहिए और उसको जो पढ़ना है, उसको नौकरी करना है, उसको कुछ अपना करना है, कहीं बैंक में से लोन चाहिए, सब कुछ इसके लिए होना ही चाहिए और करना चाहिए मित्रों इसके लिए। और इसी वजह से मैंने मुक्त विश्वविद्यालय को कहा था कि आप, क्योंकि मुझे राजभवन में मिलने के लिए आई थी कई महिलाएं और सभी वही थी और अच्छी अच्छी बातें करती थी, कोई नहीं बता सकता है कि ट्रांसजेंडर है मित्रों। तो मैंने कहा कि आपको जहाँ भी पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, तो हम पूरी व्यवस्था करेंगे और हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो में होगा और जनरल यूनिवर्सिटियों में भी आपको एडमिशन चाहिए तो आपका एडमिशन होगा। आप बढ़िए, आगे बढ़िए और अपना जीवन को संभाल करिए। अब आप सब लोग मित्रों पता है आजकल देश का प्रभाव पूरे विश्व में बढ़ रहा है। उसी तो आप पता है ना सबको, पहले कोई पूछता ही नहीं था भारत कहाँ है। आज भारत का नेतृत्व करने के लिए सब लोग तैयार हैं। भारत को सीखने के लिए, भारत को सिखाने के लिए आज विश्व तैयार है और हमारे प्रधानमंत्री ने ये विश्व के सभी देशों को एकत्र करके अपना अपना विचार सबके सामने रखा है कि पूरे विश्व के लिए हमें काम करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। ये पानी का प्रॉब्लम हो, पर्यावरण का प्रॉब्लम हो, ये जो हमारी धरती गर्म हो रही है, ये सब का प्रॉब्लम सबके लिए है मित्रों, सिर्फ भारत में है ऐसा नहीं है। जहाँ कभी बारिश नहीं हुई थी, कभी स्नो नहीं गिरा था, आज वहाँ स्नो गिर रहा है और बारिश हो रही है। तो ये जो पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट पूरे विश्व में हो रही है वो एक देश को प्रभावित नहीं करती है, पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। विश्व में रहने वाले जो मानव है सबको प्रभावित कर रही है और जो जीव जंतु है उनको प्रभावित कर रही है, हमारे एनिमल को प्रभावित कर रही है, हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। बारिश कम हो रही है,
और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हो रही है कि जिसकी वजह से हम हमारी पृथ्वी को, हमारी पृथ्वी माता को, धरती माता को हम बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, वो स्थिति पैदा हुई है। और इसमें नेतृत्व भारत ही कर सकता है। भारत ही नेतृत्व कर सकता है इसका। और इसी वजह से G20 देशों में 20 देश ऐसे हैं, उसका एक संयुक्त टीम बनी हुई है। वो टीम G20 ये ऐसे देश है, 20 ऐसे देश हैं जिसके पास पूरे विश्व की 80% संपत्ति ये 20 देशों के पास है। सोचिए कितने प्रभावशाली ये देश है। और इसी वजह से ये जरूरी है कि ऐसे देश दूसरे देशों को भी मेंटर के रूप में काम करें, मेंटर के रूप में काम करें, किसी का हाथ पकड़े, मतलब सहाय करें मित्रों। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि G20 देशों की बैठक है उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 4 शहर आगरा, वाराणसी, लखनऊ और नोएडा में आयोजित की जा रही है। मैं कुलाधिपति होने के नाते मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि आप सभी इस महा इवेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें तथा कुछ ऐसे मेधावी छात्रों का चयन करें जो G20 बैठक में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों को संवाद स्थापित करने के लिए विदेशी भाषाओं का ज्ञान रखने के साथ साथ पर्यावरण को बेहतर बनाए जाने संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदम के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दे सके। भारत में क्या है, पर्यटन में क्या है, इसमें क्या है, नदियों में क्या है, धार्मिक स्थान कहाँ है, क्या धार्मिक स्थान है तो विशेषता क्या है, इसका प्रभाव क्या है, इस सभी बातों जो G20 देशों में से जो लोग आने वाले हैं, और मुझे पता है 1 लाख से ज़्यादा लोग आने वाले हैं, 1 लाख से ज़्यादा, तो ये भारत में से कुछ लेकर जाए। हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारे जो नाच गान वगैरह है, कथक नृत्य वगैरह वगैरह, ये सीखे भी सही और लेकर जाए। इसकी वजह से G20 की ऐसी मीटिंग हो रही है जिसमें यूनिवर्सिटी अपने अपने तरीके से काम करें। इसी तरह इसके साथ ही आप अपने विश्वविद्यालय में किए गए नवाचार, स्टार्टअप, सूचना प्रौद्योगिकी, पेटेंट तथा अन्य गतिविधियों का प्रदर्शनी एवं डिजिटल माध्यम से अवश्य करें। आज देश की सबसे ज़्यादा आबादी वाले प्रदेश के इस एकमात्र दूरस्थ शिक्षा मुक्त विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अवसर पर मैं आप सभी को पुनः बधाई देती हूँ। और G20 देशों के लिए जो सरकार की ओर से आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो, इसमें आप हिस्सा लीजिए, हमारे स्टूडेंट्स को भी हिस्सा लेने दीजिए और वे एक प्रबंधक के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो इसी वजह से आप G20 में भी आगे बढ़िए। उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी विशेष रूप से बधाई एवं अभिनंदन के पात्र हैं। मैं उनके मंगलमय एवं स्वर्णिम भविष्य के लिए शुभाशीष देती हूँ। जय हिंद। शॉल, श्रीफल एवं पुस्तकें व हरित फल से सम्मानित करने की कृपा करें। Ma'am, inside. Ma'am. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. 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 Thank you, ma'am. मैं माननीय कुलाधिपति सप्तदश दीक्षांत समारोह के समापन